Assalamualaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11, Federal Board chapter 11, Thermochemistry Self-check exercises. Now self-check exercise 11.1. Classify the following processes as exothermic और endothermic. जो हमारे पास processes given है हमने वो क्लासीफाई करना है कि आया वो एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्या होते हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं और इंडोथर्मिक कौन से होते हैं कि जो हीट रिक्वायर करते हैं ताकि रिएक्शन रन हो सके। ए है जी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बी है कंबशन ऑफ मीथेन, सी है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, डी है H2O गैस का कन्वर्ट होना H2O लिक्विड में और ई है जी डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। सबसे पहले हम देखते हैं जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। A chemical reaction that proceeds with the evolution of heat is called exothermic reaction. ऐसा रिएक्शन जिसके प्रोडक्ट में हीट इवॉल्व हो वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो ऊपर हमारे पास प्रोसेस ए से प्रोसेस ई तक प्रोसेसेस दिए हुए हैं इसमें से जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या है जी, वो देखते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर में क्या है कि जो हमारा लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड सॉलिड में तभी कन्वर्ट होगा जब वो हीट को रिलीज करेगा, तो जिसकी वजह से फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है जी कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन भी जब कंबस्ट होगी तो हमारे पास क्या होगी, हीट रिलीज होगी एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। नेक्स्ट है जी H2O गैस जब कन्वर्ट होगी H2O लिक्विड में। अब गैस से जब लिक्विड में कोई चीज जा रही है तो वो तब जाएगी जब हमारे पास गैस जो है वो हीट रिलीज करेगी और वो देन लिक्विड में कंडेंस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं जी एंडोथर्मिक रिएक्शन। A chemical reaction that proceed with the absorption of heat is called endothermic reaction. ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें हीट एज अ रिएक्टेंट प्रोवाइड करनी पड़े, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो, वो वाले रिएक्शन होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो हमारे पास प्रोसेस ए से प्रोसेस ई तक प्रोसेसेस दिए हुए हैं इसमें से जो हमारे पास एंडोथर्मिक है वो है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। अब सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस क्या होते हैं जो CO2। जब CO2 कन्वर्ट होगी सब्लिमेशन के जरिए तो हमारे पास क्या होगी, हमें हीट चाहिए होगी कि हम उसको सब्लिमेशन की तरफ लेके जा सके। इसी तरह लाइमस्टोन जब डिकम्पोज होगा तो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी मदद से हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखनी है। सबसे पहले जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन जो कि लिक्विड में है इज प्लस 49.0 किलो जूल पर मोल। बी है जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल जो कि लिक्विड में है इज माइनस 277.7 किलो जूल पर मोल। C है जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड which is in liquid form minus 876 kilojoule per mole. When ethanol is burnt in air minus 1376 kilojoule per mole, energy is released at 1 atm and 25 degrees Celsius. जब हम इथेनॉल को बर्न करवाते हैं इन एयर तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी, माइनस 1376 किलो जॉल पर मोल। और जो कंडीशन हम क्या है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 atm और स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। 6C plus 3H2 will get converted into C6H6. C6H6 is the formula for benzene और जो उसके डेल्टा HF है, डेल्टा मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो है प्लस 49.0 किलो जूल पर मोल। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल।
2C plus 3H2 plus 1 by 2O2 will get converted into C2H5OH. C2H5OH is the molecular formula of ethanol और उसकी enthalpy of formation है जो -277.7 kilojoule per mole. Next है जी standard combustion of acetic acid. CH3COOH plus 2O2 will get converted into 2CO2 plus 2H2O. जब हम एसिटिक एसिड की कंबशन करवाएंगे तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि कंबशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन ही हमारे पास कंबशन में हेल्प करती है. विदाउट ऑक्सीजन कंबशन विल नेवर टेक प्लेस. तो जब एसिटिक एसिड कंबस्ट होगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस्ड होंगे और उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है? -876 किलो जूल पर मोल. बर्निंग ऑफ इथेनॉल. C2H5OH plus 3O2 will get converted into 2CO2 plus 3H2O. अब बर्निंग के लिए भी ये और कंबशन एक ही लफ्ज. तो जब हमने इथेनॉल को कंबस्ट करवाना है तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. जब हम इथेनॉल को कंबस्ट या बर्न करवाएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा जिसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है भी -1376 किलो जूल पर मोल. Now question number 2 है जी, which of the following equation describe a reaction for which delta H naught is equal to the enthalpy of formation of compound delta HF naught. यानी कि जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है इसमें से कौन से जो है वो डेल्टा H नॉट और डेल्टा HF नॉट को इक्वल बता रही है. A है जी 4Al plus 2O2 will get converted into 2Al2O3. Next है जी 2Al plus 3 by 2O2 will get converted into Al2O3. C है जी CO plus 1 by 2O2 will get converted into CO2. इसमें से जो तीन रिएक्शन है इसमें किस में हमारे पास डेल्टा H नॉट और डेल्टा HF इक्वल है. रिएक्शन ए में क्या है? द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो डज नॉट मैच द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3. जो हमारे पास रेशियोज गिवन है ये मैच नहीं कर रही फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2O2 4O है, यानी कि O2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के जो है वो 4 है, जबकि यहाँ पे क्या है 3 2 6. यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड में 4 है और यहाँ पे 6 है, तो इसकी वजह से इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही फॉर ऑक्सीजन. That is why this reaction does not represent the enthalpy of reaction equal to the enthalpy of formation. Reaction B में क्या है? The reactant and products match the stoichiometric ratios in the formation reaction of Al2O3. अब यहाँ पे क्या है? हमारे पास जो stoichiometric ratios हैं वो बिल्कुल मैच कर रही हैं. यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है ऑन प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे भी 2 हैं. यहाँ पे 3O है और ऑन प्रोडक्ट साइड यहाँ पे भी ऑक्सीजन की कितने 3 हैं, तो O3 है हमारे पास. रिएक्टेंट साइड में भी O3 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई. दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. जो रिएक्शन भी है इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल है. जी, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वन ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट एन एलिमेंट. यहाँ पे वन ऑफ द रिएक्टेंट यानी कि 1/2O2 ये क्या है? एलिमेंट नहीं बन रहा, जिसकी वजह से जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वल नहीं आ सकती और ये रिएक्शन अकर नहीं हो सकता. नेक्स्ट है जी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1. डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी के दरमियान हमें डिफरेंशिएट करना है. नाउ हीट कैपेसिटी क्या होती है जी? The total amount of heat required to change the temperature of given mass of substance. जो हमारे पास total amount of heat चाहिए होती है कि हम जो given mass है substance का उसके temperature को change करवा सके, उसको हम कहते हैं heat capacity. On the other hand, molar heat capacity क्या होती है जी? It is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius.
जब हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाना है तो जो उसके लिए हमारे पास हीट रिक्वायर होगी वो होगी मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड इन जॉल पर डिग्री सेल्सियस और जॉल पर केल्विन, जबकि मोलर हीट कैपेसिटी मेजर होती है जो जॉल पर मोल डिग्री सेल्सियस और जॉल पर मोल पर केल्विन। फॉर्मूला क्या है हीट कैपेसिटी का, Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T, और मोलर हीट कैपेसिटी का है जी Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई N मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। C यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। नाउ question number 2 is you calculate the heat involved when an aluminum pan weighing 200 grams is cooled from 100 degrees Celsius to 25 degrees Celsius at constant pressure. The specific heat capacity of aluminum is 0.9 joule per gram per Kelvin. हमारे पास एल्यूमिनियम के पैन का वेट गिवन है और टेम्परेचर हमें गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस और जब हमने उसको कूल डाउन करवाया उसका टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि कांस्टेंट C जो था हमारे पास इक्वेशन के अंदर वो हमें गिवन है जॉल पर ग्राम पर केल्विन जो कि है 0.9। गिवन है जी हमारे पास mass of aluminium pan 200 gram, specific heat capacity of aluminium 0.9 joule per gram per Kelvin. Change in temperature हमारे पास given है जी 100 minus 25 degrees Celsius will be equal to 75 degrees Celsius और केल्विन में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे 75 plus 2 73 and this will be 348 Kelvin. फाइंड हमने क्या करना है जी हीट इन्वॉल्व जो ही है जब हम उसके टेम्परेचर को कूल डाउन करवा रहे हैं फ्रॉम 100 टू 25 डिग्री सेल्सियस। जो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा वो क्या है जी Q इज इक्वल टू MC मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। यहाँ पे M क्या है 200 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 348 तो हमारे पास क्यों आ जाएगा जी 62640 जूल यानी कि 62,640 जूल। Now self-assessment exercise 11.4 question number 1. Experimental data shows that when 87.5 centimeter cube of a 0.10 molar HCl solution is mixed with 25 centimeter cube of a 0.35 molar NaOH in a calorimeter, complete neutralization occurs. The temperature of the calorimeter changes from 25 degrees Celsius to 26.07 degrees Celsius. Use this data to determine the heat of neutralization for the reaction. हमारे पास 0.10 मोलर HCl सॉल्यूशन है जिसको हमने मिक्स करवाया है विद 0.35 मोलर NaOH और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर हुआ है। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर हुआ है तो हमारे जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 26.07 डिग्री सेल्सियस तक चेंज हुआ है। तो हमारे पास जो गिवन रहता है उसकी मदद से हमने बताने के लिए हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगी वो कितनी आएगी। Volume of HCl solution 87.5 centimeter cube. Molarity of HCl 0.1 molar. Volume of NaOH solution 25 centimeter cube. Molarity of NaOH solution 0.35 molar. Change in temperature 26.07 से change 25 से change हुआ है towards 26.07 तो हम करेंगे जी 26.07 minus 25 तो चेंज इन टेम्परेचर आ गया 1.07 डिग्री सेल्सियस। फाइंड हमने करना है जी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा वो है जी Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। नाउ मोल्स ऑफ HCl के लिए हम क्या करेंगे जी मोलैरिटी ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ HCl। मोलैरिटी हमें गिवन थी जी 0.10 मोलर और हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन था वो सेंटीमीटर क्यूब में था उसको लीटर में जो हम लाएंगे जो हमारे पास वॉल्यूम था HCl का तो वो इन लीटर हो जाएगा जी 0.0875 लीटर। तो मोल्स ऑफ HCl हमारे पास आ गई जी 0.00875 मोल्स। नाउ मोल्स ऑफ NaOH के लिए हम करेंगे जी M2 मल्टीप्लाई बाय V2
M2 हमारे पास था जी, यानी कि मोलैरिटी ऑफ NaOH 0.35, और जो हमारे पास वॉल्यूम NaOH का गिवन था, जब हम उसको लीटर में लाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम बनेगा 0.025 लीटर। तो मोल्स ऑफ NaOH हमारे पास आ जाएंगे जी 0.00875 मोल्स। नाउ मैस ऑफ HCl के लिए हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी होती है जी मैस बाय वॉल्यूम। तो मैस के लिए जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा जी वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमें गिवन था HCl का 87.5 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी हमने कर दिया, तो मैस ऑफ HCl आ गया 87.5 ग्राम। मैस ऑफ NaOH के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस यहाँ पे वॉल्यूम और डेंसिटी का फर्क होगा। तो वॉल्यूम हमारे पास NaOH का था 25 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी हमने कर दिया, तो मैस ऑफ NaOH आ गया 25 ग्राम। नाउ जो मैस ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा जी M1 प्लस M2। M1 मैस ऑफ HCl और M2 मैस ऑफ NaOH। तो टोटल मैस आ जाएगा हमारे पास 112 112.5 ग्राम। नाउ हम हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई C मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। M हमारे पास आ गया, C गिवन है हमें और डेल्टा T गिवन। तो Q is equivalent to 112.5 multiplied by 4.18 multiplied by 1.07। यहाँ पे जो C हमने यूज किया है वो है जी स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, जो कि है 4.18। नाउ Q is equal to आ जाएगा जी हमारे पास 502.2 जूल। अब जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है उसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि जो हीट चेंज आया पर मोल ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, इन दिस जो हम केस हमारे पास गिवन केस है उसमें जो NaOH है उसकी वजह से जो हमारे पास हीट चेंज आया पर मोल, उसको हम कहेंगे जी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू Q बाय मोल्स ऑफ NaOH। तो डेल्टा H इज इक्वल टू 503.2 डिवाइडेड बाय 0.00875 मोल्स। तो डेल्टा H हमारे पास आ जाएगा जी 57,502 जॉल पर मोल और 58 किलो जॉल पर मोल। नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 2। Fats and oils are rich source of energy. They provide more energy as compared to the carbohydrates and proteins. When 1 gram of typical fat by oleate C57H104O6 is burned completely in a bomb calorimeter at 25 degrees Celsius, raises its temperature by 8.77 degrees Celsius. Total specific heat of calorimeter is 4.321 kilojoule per Kelvin. Less important steps you will use in the determination of heat content of this fat calorimeter. Calculate also the amount of heat available from this fat. जो हमारे पास स्टेप्स हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या हैं जी, set up the bomb calorimeter, ensure the bomb calorimeter is properly assembled and calibrated। सबसे पहले हमने जो bomb calorimeter है उसको properly assemble करना है और फिर उसको calibrate भी करना है। The bomb should be filled with oxygen and placed inside the calorimeter। bomb को फिर हमने ऑक्सीजन से fill करना है और उसको कैलोरीमीटर की इनसाइड प्लेस कर देना है। measure the sample, weigh 1 gram of fat जो कि गिवन है ग्लिसरीन ट्राइओलिएट C57H104O6 accurately using a balance। हमने mass balance की वजह से 1 ग्राम ऑफ गिवन कंपाउंड ले लेना है, फिर हमने उस सैंपल को बॉम्ब के अंदर प्लेस करना है और उसको प्रॉपर्ली सील कर देना है। measure the calorimeter initial temperature, फिर हमने कैलोरीमीटर की इनिशियल टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है जो कि गिवन केस में जी 25 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने इग्नाइट करना है जो हमने सैंपल उसके अंदर पुट किया है। इग्नाइट द फैट सैंपल इनसाइड द बॉम्ब यूजिंग एन इग्निशन बाय इलेक्ट्रिकल स्पार्क। हम जो इग्निशन करेंगे वो किसके जरिए करेंगे, या तो इग्निशन वायर को यूज करेंगे या इलेक्ट्रिकल स्पार्क को यूज करेंगे।
दिस विल इनिशिएट द कंबशन रिएक्शन। और जब हम इलेक्ट्रिक स्पार्क के इग्निशन वायर को प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो कंबशन रिएक्शन है वो इनिशिएट हो जाएगा। Measure the calorimeter's final temperature. Allow the reaction to occur until the temperature inside the calorimeter stabilizes. और हमने तब तक रिएक्शन को अकर करवाना है जब तक हमारा जो टेम्परेचर है इनसाइड कैलोरीमीटर वो स्टेबल नहीं हो जाता। और फिर हमारे पास जब टेम्परेचर स्टेबल हो जाएगा तो जो हमारे पास जो स्टेबल वैल्यू है टेम्परेचर की हमें यूज़ करनी है, नोट डाउन करनी है, जो कि गिवन केस में है कि 25 डिग्रीज प्लस 8.77 डिग्रीज सेल्सियस हमारे पास जो स्टेबल टेम्परेचर हुआ है। तो 25 प्लस 8.77 करेंगे तो हमारे पास 33.77 डिग्री सेल्सियस स्टेबल टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि कैलकुलेट टेम्परेचर चेंज, जो टेम्परेचर चेंज आए हमने उसको कैलकुलेट करना है। और फिर हमने हीट इक्वेशन की मदद से जो कि है जी Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T, जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है वो हमने कैलकुलेट करनी है। फिर कैलकुलेट द हीट कंटेंट ऑफ फैट। द हीट रिलीज बाय द फैट इज इक्वल टू द हीट एब्सॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर। जो हीट फैट से रिलीज हुई है वो अमाउंट इक्वल होगी जो हीट कैलोरीमीटर ने एब्सॉर्ब किया। Therefore, the heat content of the fat is the same as that of heat release. जो अमाउंट हीट रिलीज की होगी वही अमाउंट जो है वो हीट एब्सॉर्ब जो हुई है फैट कंटेंट में वो सेम होगी। नाउ वी विल मूव टू द सॉल्यूशन। गिवन है जी हमारे पास मास ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा जी 884 ग्राम पर मोल। Rising temperature 8.77 degrees Celsius. Heat capacity 4.321 kilojoule per Kelvin. Q is equivalent to C multiplied by delta T. Now Q will be equal to 4.321 multiplied by 8.77 Kelvin, and Q is equivalent to 38 kilojoule. Now number of moles of glycerol trioleate will be mass डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमारे पास गिवन है 1 ग्राम और जो मोलर मास है वो है 884। तो 1 डिवाइडेड बाय 884 तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जी 0.00113 मोल्स। Now heat produced during burning of 0.0113 moles is equivalent to 38 kilojoule. Heat produced during burning of 1 moles कितना हो जाएगा जी 38 को हम डिवाइड करेंगे 0.00113 के साथ तो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट जो कि प्रोड्यूस हुई है जब हम 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट को बर्न करेंगे वो कितनी होगी जी 3.4 into 10⁴ किलो जूल। Now 1 mole of fat provides 3.4 into 10⁴ kilojoule of energy. Now self-assessment exercise 11.6, question number 2. Draw a complete Born-Haber cycle for the formation of MgO. Calculate the latest energy for MgO from the table from the following data. Standard enthalpy of formation of MgO हमारे पास है -602 किलोजूल per mole. Standard enthalpy of sublimation of Mg 150 kilojoule per mole. Ionization energy of Mg to form Mg plus 2 2180 kilojoule per mole. Standard enthalpy of formation of atomization of O to 247 kilojoule per mole. Electron affinity of O to form O negative is equal to -141 kilojoule per mole. Electron affinity of O minus to form O minus 2 878 kilojoule per mole. हमारे पास जो इंथैल्पीज हैं ऑफ फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, एटमाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो हमें गिवन है। हमने क्या करना है बॉन्ड-हैबर साइकिल को ड्रॉ करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ MgO। और हमने क्या करना है जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी है MgO की वो भी हमें कैलकुलेट करनी है। The latest energy of MgO may be described in the following steps. Mg जो सॉलिड में है जब वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये है फर्स्ट स्टेप।
Mg जब गैस में है और Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है जो कि अगेन गैस है विद द addition of 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं. This is our second step. Now 1/2 O2 will get converted into O. This is third step. O plus 1 electron will get converted into O negative, यानी कि O ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो O नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया. This is our fourth step. And O negative again accept 1 electron and it will get converted into O minus 2, which is fifth step. And Mg+2 plus O2 negative will get converted into MgO, and this is our final or sixth step. Now net reaction जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा जी, Mgs plus 1/2 O2 will get converted into MgO. Overall energy change, sum of all individual energy changes gives the overall energy change. जो हमारे पास individual energies given थी, जब हम उनको add up करेंगे तो हमारे पास overall energy change आ जाएगा. तो डेल्टा एच एफ यानी कि enthalpy of formation will be equal to enthalpy of sublimation plus enthalpy of ionization plus enthalpy of atomic oxygen plus electron affinity of oxygen जब वो -1 में जा रहा है, और फिर हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रहा है. एंड देन नाउ enthalpy of formation हमारे पास थी -602 किलो जूल, enthalpy of sublimation 150, enthalpy of ionization energy 2180 प्लस एटमाइजेशन की थी 247. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब ऑक्सीजन -1 में जा रहा था वो थी जी -141, और जब ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रहा था तो 878. एंड डेल्टा एच एल नॉट हमें कैलकुलेट करना है. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन तो हमारे पास डेल्टा एच एल नॉट आ जाएगी जी -3916 किलो जूल पर मोल. नाउ बॉन्ड हैबर साइकिल जब हम बनाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ MgO, ये हमारे पास नेट रिएक्शन है. Mg plus 1/2 will get converted into MgO, और जो हमारे पास यहाँ पे इंथैल्पी आएगी वो आएगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब 1/2 से वो जा रहा है O में, देन जो O है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो O नेगेटिव में कन्वर्ट होगा. एंड दिस इज स्टेट वेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिप्रेजेंटेड. नाउ जब अगेन वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा यानी कि O- से वो O-2 में जाएगा, तो ये हमारे पास स्टेट आएगी जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एट स्टेट 2 रिक्वायर होगी. Mg सॉलिड से जब Mg गैस में जा रहा है तो हमारे पास जो एंथैल्पी आएगी वो आएगी सब्लिमेशन. नेक्स्ट जब Mg गैस से वो लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन और वो जा रहा है Mg गैस में, तो हमारे पास आएगी जी आयनाइजेशन पोटेंशियल एट स्टेट 1. और जब Mg से वो अगेन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वो जाएगा Mg2+ में, तो हमारे पास आएगी जी आयनाइजेशन पोटेंशियल एट 2. और फिर जो यहाँ पे U रिप्रेजेंट किया गया है वो है इंटरनल एनर्जी. So in this way we will represent the Born-Haber cycle for the formation of magnesium oxide. Now that's all about for today's. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.